नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमलता शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम आज की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कहते हैं कि पेड़ हमें सिर्फ छाया नहीं देते बल्कि हमारे आने वाले कल को भी सुरक्षित करते हैं। और जब भी हम पेड़ लगाने की बात करते हैं तो वो सिर्फ हरियाली के लिए नहीं है बल्कि वो एक मजबूत ढाल है प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए। हिमाचल प्रदेश भी पिछले कुछ सालों से हर साल भयंकर आपदा से जूझ रहा है और इस साल मानसून सीजन में जगह जगह बाढ़ के साथ सैकड़ों टन लकड़ियों का बह करके आना सरकार, प्रशासन और हम पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि हम सब पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीर हैं क्या। और सवाल ये भी है कि जिस संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं क्या उसी संख्या में पेड़ लगाए भी जा रहे हैं, और क्या कुछ बड़े कारण हैं हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के, और हर साल हो रहे जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए आप और हम क्या कर सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पर्यावरण विज्ञान विभाग के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी व सह आचार्य डॉक्टर पवन अत्री। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपने मुझे इस प्रोग्राम के लिए बुलाया, मैं आपका आभारी हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे सर। बात पर्यावरण संरक्षण की हो रही है, बात हिमाचल को बचाने की हो रही है, तो पहला सवाल यही आपसे कि जिस तरह से हिमाचल में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा आपदा का दौर आ रहा है, तो ऐसे में क्या बड़े कारण हैं, पर्यावरणविद होने के नाते आप क्या मानते हैं कि किन कारणों की वजह से हम इस आपदा से जूझ रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी देश विदेश या स्टेट की प्रगति के लिए तीन चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं: जल, जंगल और ज़मीन। जल, जंगल और ज़मीन, हम बचपन से इसी चीज़ को देखते आ रहे हैं। लेकिन आज के संदर्भ में इसके सारे के सारे मीनिंग बदल गए हैं। अगर हम हिमाचल के संदर्भ में आपदाओं की बात करें, चार मेजर रीज़न हम आपके सामने रख सकते हैं। सबसे पहले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जी, जो बहीता हिमाचल में बनते जा रहे हैं। एक नदी में 18-18, 4-4, 5 प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। दूसरा आपका NH जो नेशनल हाईवे है, जिसकी डिमांड हिमाचल को ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी हद तक NH इस तरह से बनाए जा रहे हैं कि वो हमारी प्राकृतिक आपदा का मेजर कारण हो सकते हैं। तीसरा रीज़न है आपका अनसाइंटिफिक वे में जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि बिना परमिशन के, बिना आपकी सरकार की परमिशन से, बिना ज़मीन को चेक करवाए वहाँ पे लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी हैं। अब वो बिल्डिंगें कहाँ बनाई हैं? जहाँ बन की है वहाँ आपने बिल्डिंगें बना ली। जब आप नदी नालों के आस बिल्डिंगें बनाएंगे तो गिरेंगी, आपदा तो आएगी तो गिरेंगी। जी बिल्कुल, ये तो मुख्य कारण है। लेकिन एक तरह से लोग बार बार ये कहते हैं, कई सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं, पर्यावरण जो बचाना है उसको बचाने के लिए सबसे पहले पेड़ों को बचाना इम्पॉर्टेंट मानते हैं। तो क्या 70% अगर पेड़ों के कटान की वजह से आपदा आ रही है तो बाकी के क्या यही सारे कारण हैं जिस वजह से आपदा आ रही है? बिल्कुल। देखिए, जो पेड़ हैं, किसी भी पेड़ को तैयार होने में कम से कम 15 साल लगते हैं। और जो हिमाचल में पेड़ है, जैसे देवदार हो गए या बांध के ट्री हो गए या दूसरे ट्री हो गए, ऐसा कोई प्लांट नहीं है जिसकी ये 50 से कम हो। जी, ठीक है। लेकिन जब हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, चाहे हाइड्रो पावर है, चाहे NH है, चाहे दूसरे प्रोजेक्ट है, जब हम उन प्रोजेक्ट्स के तहत उन पेड़ों को काट रहे हैं, जी, ठीक है, काट तो हम एकदम से रहे हैं कि ठीक है आपने प्रोजेक्ट शुरू किया, DPR बनी और आपको अलाउ कर दिया कि आप पेड़ काट दीजिए। आप एक साथ एग्जांपल के आप परमाणु से शिमला तक की बात करें तो वहाँ पे मैक्सिमम 40,000 पेड़ आपने काट दिए पिछले 2-3 सालों में। तो क्या 2-3 सालों में जो 40,000 पेड़ काटे, क्या वो 2-3 सालों में 40,000 पेड़ फिर से उग जाएंगे? नहीं उगेंगे, संभव नहीं संभव है। जी, तो उससे क्या हुआ, आपका जो फॉरेस्ट कवर है वो कम हो रहा है। ये मैं सिर्फ एक लाइन की बात कर रहा हूँ। अगर हम पूरे हिमाचल की बात करें, कैचमेंट एरिया की बात करें, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसकी कैचमेंट की एरिया की बात करें, पूरा का पूरा कैचमेंट एरिया हिमाचल में कम से कम 35,000 के आसपास सिर्फ वाटर बॉडीज़ का बनता है जी, और हिमाचल का जो एरिया है वो बनता है 56,000 अप्रोक्सीमेटली। तो बताइए बाकी एरिया कहाँ गया? बाकी एरिया कहाँ गया? फॉरेस्ट आपके पास कम हो रहे हैं। लेकिन जब हम कवर की बात करते हैं या सैटेलाइट की बात करते हैं तो हम उसमें दिखाते हैं कि आपका फॉरेस्ट बढ़ रहा है। बेसिकली फॉरेस्ट बढ़ नहीं रहा है। किसी के फॉरेस्ट को बढ़ने के लिए आपको कम से कम 15 साल लगेंगे, तब जाकर आपका फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा। तो ये जो आंकड़ा है इसको सही किया जाए और इस आंकड़े में सुधार की क्या कुछ गुंजाइशें हैं, इस पर भी हम आपसे जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने देखा है
कि जैसे हिमाचल का जो एरिया है वो 55-56 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, लेकिन फॉरेस्ट कवर आपका 27 के आसपास बनता है। और फॉरेस्ट कवर के साथ साथ अगर हम वाटर बॉडीज़ का, वाटरशेड का कैचमेंट एरिया लें, वो हमारा 38,000 बनता है। इट मीन्स कि हमारा एरिया ज़्यादा है जी। जितना आज तक 48 या 47 सेंट रूट से ये बता के रखा है कि जो हिमाचल का एरिया है 56 के आसपास बनता है 1000 स्क्वायर किलोमीटर, वैसा नहीं है। वो सिर्फ 2D पिक्चर में हम देखते हैं, सैटेलाइट से जो 2D पिक्चर आती है उसमें हम देखते हैं, लेकिन हम उसको 3D में अगर कैलकुलेट करें, 3D का मतलब होता है कि जैसे आप पहाड़ की लंबाई, चौड़ाई, उतराई सारे कैलकुलेट करें तो हिमाचल का एरिया कम से कम 80,000 स्क्वायर किलोमीटर बनता है जी। अगर हिमाचल का एरिया 80,000 स्क्वायर किलोमीटर को बनाने में हम सफल रहे, सरकार के पास ये बताने में सफल रहे कि हिमाचल का एरिया इतना बनता है, तो उसका फ़ायदा हमें जो हमारी आने वाली पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट के लिए जी, फंडिंग पॉलिसी हैं, उसमें हमें संभवतः उसका फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है कि इस आंकड़े को सुधारा जाए। इस बीच आपने जिक्र किया कि विकास का, कि विकास के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, तो क्या मानते हैं 4 लेन का हम उदाहरण ले लेते हैं। 4 लेन में कई लोगों की ज़मीनें जाती हैं, बहुत सारा फॉरेस्ट का एरिया जाता है, लोगों को तो उसका मुआवजा मिल जाता है, लेकिन उस मुआवजे की एवज में जो नुकसान हो रहा है उस ओर आम लोगों को और साथ ही सरकार प्रशासन को कितना सोचने की ज़रूरत है, क्या मानते हैं? बिल्कुल, देखिए हमने इसमें ये चीज़ देखी कि अभी हम रावी रिवर बेसिन पे मैं काम कर रहा हूँ पिछले 6 साल से जी। तो उसमें हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है इन्वायरमेंट कन्फ्लिक्ट क्यों है, लोगों के सरकार के साथ इन्वायरमेंट कन्फ्लिक्ट क्यों हो रहे हैं। पहले होते हैं सोशल कन्फ्लिक्ट। सोशल मतलब लोग पहले पैसे के लिए लड़ते थे कि हमें ज़मीन का पैसा चाहिए जी। लेकिन आज लोगों की सोच भी बदल चुकी है, लोग बोलते हैं हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें अपना इन्वायरमेंट चाहिए, हमें अपनी इकोलॉजी चाहिए जी। और हाल ही में आपने सुना होगा कि किन्नौर में एक मुहिम शुरू हुई थी, नो मीज़ नो। बिल्कुल, वो अच्छे लड़के थे जो अपनी नौकरियां छोड़ के आए हुए हैं और वो इसी बात पे अड़े हुए हैं कि किन्नौर में कोई प्रोजेक्ट नहीं लगना चाहिए। क्यों, अगर प्रोजेक्ट लगते हैं तो हमारा नुकसान होता है, हमें पैसा नहीं चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोग अवेयर हो रहे हैं, खासकर पढ़े लिखे लोग अवेयर हो रहे हैं कि हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारी इकोलॉजी है, वो क्लीन रहनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सर पिछले कुछ सालों में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, आर्थिक तौर पर भी हिमाचल बहुत पीछे जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो उस चीज़ की भरपाई के लिए और आने वाला जो भविष्य हो वो सुरक्षित रह सके इन तमाम प्राकृतिक आपदाओं से, उसके लिए आप, हम, सरकार, प्रशासन किस तरह के प्रयास करें, इस बारे में भी कुछ एक सुझाव हम आपसे चाहेंगे। देखिए, जो हमने पाया फील्ड में जाके, जो लोगों के विचार थे, जो हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। जैसे अगर हम हाइड्रो पावर की बात करें, हाइड्रो पावर में काफ़ी एरिया जो सबमर्ज हो जाता है, जो कभी दोबारा निकल नहीं सकता, जो पानी में दब गया दोबारा नहीं मिल सकता। लेकिन उसकी एवज में गवर्नमेंट क्या करती है कि कंपनसेशन के लिए पेड़ लगाती है जी, ठीक है। अब पेड़ लगाती है, हर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, NH है, वो कंपनसेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को करोड़ों के हिसाब से देती है कि आप पेड़ लगाइए। अब वो शायद पेड़ लगाते भी हैं, लेकिन उन पेड़ों को फॉलोअप नहीं है। फॉलोअप मीन्स कि आपने 1 लाख पेड़ लगा दिए, आपने जाके देखा है कि 1 लाख में कितने पेड़ बचे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने जो आपका रावी बेसन है उसमें हमने पाया कि चमेरा 1 में उनकी कमिटमेंट 1 लाख पेड़ की थी, चमेरा 2 में कुछ कमिटमेंट थी, 3 में थी, होली जोल। अगर आप फील्ड में जाएं आपको कहीं भी उनके लगाए हुए पेड़ दिखेंगे नहीं जी, ठीक है। इट मीन्स दिक्कत कहाँ है, फॉलोअप में दिक्कत है। तो हमारा सुझाव ये रहता है कि आपको उस एरिया की कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बड़ी जरूरी है जी। जिस पंचायत में, जिस एरिया में आपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाए हैं या जिस एरिया से कोई NH निकल रहा है और आपकी कमिटमेंट है कि आप वहाँ पे पेड़ लगाएंगे, तो बेटर ये है कि आप लोगों को, वहाँ के लोकल कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करें और उनको बोलिए कि इसका रखरखाव आप कीजिए, पैसा हम देंगे जी। तो उससे क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपकी एक वैल्यू बन जाएगी, वो आपका एक परमानेंट एसेट बन जाएगा। लोगों अपने आप अवेयर हो जाएं कि हमारे लिए पेड़ कितना ज़रूरी है। बिल्कुल, आपका कहने का ये अर्थ है कि हमें ज़ीरो से शुरू करके और जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल है उन लोगों को पर्यावरण के संरक्षण की और उन पेड़ों की देखभाल की जिम्मेदारी देनी होगी। और दूसरी बात, अगर हम हाइड्रो पावर की बात करें या NH की बात करें, आपने देखा होगा कि हर एक नदी का अपना एक कैचमेंट एरिया होता है जी, कि उसने पहले बता के रखा है कि मैं यहाँ से घूम के आऊँगी, यहाँ से घूम के जाऊँगी, और हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उसके रास्ते में ना आए। और जो भी आपकी आज की डेट में डिज़ास्टर देखते रहे हैं, उसके पीछे एक ही रीज़न है कि हम उनके रास्ते में आ रहे हैं। छोटे एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा, जब चंबा में 95 में फ्लड आया, 95 में, तब मैं वहीं था। तब मैंने देखा कि जो बालू ब्रिज के आसपास या शीतला ब्रिज के आसपास दुकानें थी, छोटे छोटे मकान, ढाबे थे, वो सारे के सारे बह गए।
अब तब उसके बाद अभी 2025 में दोबारा से वो फ्लड है। तो आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान है वो चंबा में कम हुआ है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू आपका ये सराज का ले लो या मनाली का ले लो। तो समझने वाली बात ये कि वो लोग समझ गए कि हमें नदी के कैचमेंट में नहीं आना चाहिए, उसके रास्ते में कभी नहीं आना चाहिए। अब अगर आप उसके रास्ते में आएंगे आपके मकान टूटेंगे, उसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा? गवर्नमेंट के लिए वेलफेयर फंड और बढ़ता चढ़ेगा, खर्चा गवर्नमेंट का और बढ़ता जाएगा। और जिस तरह से आपदाएँ आ रही है, हर साल आपदाएँ आ रही हैं, तो सरकार को जो डेवलपमेंट फंड सरकार का है वो आपदा में लगाना पड़ रहा है। डेवलपमेंट फंड में पैसा नहीं जा रहा है, वो आपकी वेलफेयर फंड में जा रहा है, जिसके कारण जो हमारी सरकारें हैं, जो हमारा ये डेवलपमेंट फंड है वो पीछे जा रहा है। हमारा काम जो 2 साल में होना था वो 10 साल में होगा, 5 साल में होगा। तो इसके लिए हमें अपने आप अवेयर रहना चाहिए पब्लिक को कि हमें इन सब डिजास्टर से बचना चाहिए, कि कभी नदी नालों के आसपास अपने मकान ना बनाएं, दूर हैं। और जो भी गवर्नमेंट आपको अवेयर करती है, वार्निंग करती है, हमें उनको सुनना चाहिए। बिल्कुल। और नदी, जैसे आपने कहा कि नदी अपना रास्ता जो है खुद ही बनाएगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। सर, हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो हर कुछ किलोमीटर के बाद हम बदलते हुए देखते हैं। हिमाचल में बहुत पहाड़ी इलाके भी हैं, बहुत प्लेन इलाके भी हैं। तो इन तमाम जो भौगोलिक विभिन्नता है, इस बीच काम करना हो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, तो क्या मानते हैं कि एक ही तरह का प्लान लागू होगा या अलग अलग तरीके से काम करना होगा? बिल्कुल मैम, देखिए मैं पहले आपको बता चुका कि जो प्लानिंग है वो हमारे एरिया के हिसाब से होती है जी। कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं बोलूँगा, जो भी प्लानिंग ऑफिसर होते हैं वो प्लान ऐसे करते हैं कि जो प्लान पंजाब के लिए, जो हरियाणा के लिए, वही हिमाचल के लिए बनाते हैं। लेकिन हिमाचल गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से ये डिमांड कर रही है कि जो आपकी पहाड़ी इलाके हैं, जैसे J&K हुआ, हिमाचल हुआ, उत्तराखंड हुआ, इनके लिए डिफरेंट प्लान होना चाहिए, क्योंकि हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ बिल्कुल डिफरेंट है। इसके बजाय कि आप यहाँ 4 लेन बनाए, आप हमें अल्टरनेटिव रूट बना के दें, उससे आपका नुकसान कम होगा। या जो दूसरी फंडिंग एजेंसी या जो प्लानिंग है आपकी या फंड है वो उस हिसाब से दें जो पहाड़ी। अब आप फॉर एग्जांपल मान के चलो कि जो हमारा वेलफेयर फंड है क्यों हमारा बढ़ जाता है। जो सीमेंट की बोरी पंजाब में आपको 480 रुपये या 450 रुपये मिलेगी, वही बोरी जब आप स्पीति में आप लोगे या भंगोर में जाके लोगे वही आपको 600 रुपये पड़ेगी, ठीक है। लेकिन फंड हमारे पास 450 का आएगा। तो एक ही नज़र से सभी को देखना वो गलत है। हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियाँ डिफरेंट है, उसकी डेवलपमेंट फंडिंग डिफरेंट होनी चाहिए, उसके एरिया के हिसाब से होनी चाहिए और उसकी पब्लिक के हिसाब से होनी चाहिए। बिल्कुल। कार्यक्रम में आने से पहले हम एक और चर्चा कर रहे थे हिमाचल प्रदेश में जो 4 लेन है उनकी DPR बनाने को लेकर के। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपने सुझाव दिया था, मैं चाहूँगी कि वो सुझाव हमारे दर्शकों के साथ भी आप साझा करें। जी मैम देखिए, मैं काफ़ी टाइम से EIA को स्टडी करता हूँ जी। EIA मेरा टॉपिक भी है, वो मैं पढ़ाता भी हूँ और काफ़ी EIA मैंने स्टडी की है, जो भी EIA या DPR बनती है हिमाचल में। तो मैं एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूँगा कि कैसे कोई गलत चीज़ अगर उस पेपर में आ जाए तो कैसे इम्पेक्ट करती है जी। अभी हाल ही में हमने देखा कि सेंटर फॉर वाटर कमीशन ने एक रिपोर्ट बनाई थी चंबा और कांगड़ा में ग्राउंड वाटर को लेके। तो उसमें हमने ये पाया कि उन्होंने जो पठानकोट की रेलवे लाइन है वो पठानकोट से बनखेत तक एडवांस में बना के रखी हुई है जी। कि उन्होंने बता दिया कि जो आपकी रेलवे लाइन है पठानकोट से बनखेत तक जाती है। अब उसका इम्पेक्ट लॉन्ग टर्म देखिए कि जो भी इस रिपोर्ट को पढ़ेगा इन फ्यूचर में, या जैसे हमने पढ़ी, हमने तो उसको क्वेरी लगा दी, और लोग भी पढ़ेंगे तो वो तो यही सोचेंगे कि हाँ वाकई बनखेत तक रेलवे ट्रैक बना हुआ है, ठीक है। दूसरी रिपोर्ट हमने जो जज की वो पंजाब यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एक रिपोर्ट थी जिन्होंने चंबा पे काम किया था जी। ये सारी चीज़ें हम अपने रिव्यू के लिए इकट्ठी करते हैं। तो उसमें हमने ये देखा कि जो एक रावी नदी को उन्होंने सलूनी से निकाला है, कि जो रावी नदी है वो बड़ा बंगाल से ना होकर सलूनी से निकलती है। अब ये बड़ी साइंटिफिक वे है कि जो लोग उस चीज़ को पढ़ेंगे वो यही सोचे कि हाँ रावी नदी सलूनी से निकलती है, और उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म जाएगा कि जो लोग भी इन फ्यूचर में स्टडी करेंगे वो अपनी गलत रिपोर्टें बनाए जाएंगे, गलत रिपोर्टें बनाते जाएंगे। उसी हाल में DPR में चीज़ें होती हैं। और ये हमने देखा कि जितनी भी DPR ये बनती है उसको सारी कंसल्टेंसियाँ बाहर से आके बनती हैं, चाहे वो बंगाल से हों, चाहे बिहार से हों, चाहे आप बेंगलोर से हों, दिल्ली से। वो लोग 1 साल का उनके पास सर्वे का टाइम होता है, लेकिन वो 15 दिन के लिए आते हैं, 10 लोगों को लेके आते हैं और उनको बोलते हैं आप सर्वे कीजिए, और वो सर्वे करके गूगल से सारा डाटा लेके और रिपोर्ट बना के सबमिट कर देते हैं। अब उस रिपोर्ट का कोई भी रिव्यू नहीं होता, जबकि मेरा ये सजेशन है कि जो भी कंसल्टेंसियाँ हिमाचल में आके या किसी स्टेट में काम करती हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको ये बताए कि जो लोकल इंस्टीट्यूशन है उनकी इन्वॉल्वमेंट कम से कम होनी चाहिए,
लोकल जो इंस्टीट्यूशन है, जो लोग काम करते हैं उस फील्ड में या जिन लोगों को उस चीज़ का आइडिया है, जी, उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो ताकि आपको सही DPR बनने में मदद मिल सके। ठीक है जी। अगर आप उस DPR को सही नहीं बनाएंगे, जैसे आपने कुल्लू मनाली का देखा, अगर कोई पब्लिक जो लोकल इंस्टीट्यूशन वहाँ पे इन्वॉल्व होता, चाहे यूनिवर्सिटी होती, चाहे GB पंत होते, कोई भी होता, 101% वो आपको सजेस्ट करता है कि ब्यास के तट के आसपास आप NH मत बनाइए, ना बनाएं, बिल्कुल। क्योंकि इसका कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है, जी, कभी भी सड़क पे पानी आ सकता है, ठीक है। जी, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनका काम है रिपोर्ट तैयार करना, पैसे लेना और सबमिट करके चले जाना, और ना ही सरकारें उसका रिव्यू करती हैं। और उससे दिक्कत क्या हुई, आपने NH बना दिया, नदी के किनारे किनारे बना दिया। अब जब आपने ओल्ड जो NH है वो भी देखा होगा, उसमें भी पानी आता था। बिल्कुल। एक पॉइंट ऐसा हो गया कि वहाँ पे पहले भी पानी आता था, आपने उसको थोड़ा सा ऊपर उठा दिया सिर्फ, अब ऊपर उठाने से क्या हो, वहाँ पे भी पानी आ गया। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है कि इन फ्यूचर में जब भी सरकारें DPR बनाएं तो उसमें लोकल इंस्टीट्यूशन की इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। और इस बात को हमारे गडकरी जी ने भी इंडोर्स किया, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कि उनको भी ये लगा कि वाकई कि ठीक है DPR गलत बनती है, लोग इसको हम रिव्यू नहीं करते हैं, और इस चीज़ को रिव्यू करना चाहिए। बिल्कुल, और हमने देखा भी कि जो सड़क 2023 में बनी वही सड़क इस बार टूटी है और वहीं पर इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो जो सड़क हमने एक बार बना दी है उसको क्यों ना इस तरीके से बनाया जाए कि दोबारा वहाँ पे नुकसान ना हो। बिल्कुल। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि इसके लिए बेटर है कि हम 4 लेन पे ना जाके अल्टरनेटिव रोड पे जाएं। जी, फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी भरमौर में 2019 से मैं विजिट कर रहा हूँ, रेगुलर विजिट कर रहा हूँ, तो हमने वहाँ देखा है कि जो नए NH जो प्रपोज है या जो बना है वो भी सारा डैम के साथ साथ है। आप चंबा से लेके बागा पुल से लेके आप आगे तक खड़ामुख तक जाइए, वो सारा का सारा आपके डैम के साथ है। जी, तो जब डैम बना तो कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि डैम का पानी या वहाँ पे लैंडस्लाइड इस डैम की वजह से हो सकता है, जी, ठीक है। तो बेटर वे है कि हम उसको 4 लेन को और बनाएं, हम उसको अल्टरनेटिव बना सकते हैं, हम उसके वेस्ट बैंक पे एक अल्टरनेटिव रोड दे सकते हैं। बिल्कुल। वो हार्ड रॉक है, वो टूटेगी नहीं, हो सकता है उसमें पैसा उतना ही लगा जितना 4 लेन के लिए लगेगा, बिल्कुल। लेकिन हम अल्टरनेटिव रोड दे सकते हैं। वो सिर्फ भरमौर की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी अगर आप NH बना रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि NH से पहले अगर वहाँ कोई आप अल्टरनेटिव रोड दे सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है हिमाचल की परिस्थितियों को देखते हुए। बिल्कुल, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपने सुझाव दिया है कि ज़रूरी नहीं है कि विकास केवल बड़ी बड़ी सड़कों से ही हो सकता है, लेकिन ये भी बेहद ज़रूरी है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ एक स्थान ऐसे हैं जिनको खूबसूरत और बचाए रखने के लिए थोड़ा सा कम विकास हो तो जायज़ है। बिल्कुल, जैसे आपने देखा होगा कि जो बाहर के लोग हैं वो शिमला क्यों आते थे, जी, यहाँ की ब्यूटी, यहाँ का नेचर, यहाँ इन्वायरमेंट को एंजॉय करने के लिए। लोग स्पीति, कुल्लू मनाली क्यों जाते हैं, इन्वायरमेंट को, इकोलॉजी को एंजॉय करने के लिए। अगर वही टेम्परेचर जो आपको पंजाब में 40 डिग्री मिल रहा है, अगर वही मनाली या कुल्लू में मिलेगा तो लोग वहाँ क्यों जाएंगे? फ़र्क नहीं रह नहीं जाएगा। फ़र्क है। जो जाम पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा में मिलता है, अगर वही जाम आपको शिमला आके मिले या कुल्लू मनाली जाके मिले या डलहौजी जाके मिले तो लोग क्यों आएंगे? बिल्कुल, तो हमें ये करना चाहिए, जितने भी टूरिस्ट प्लेस है उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना चाहिए, कि ताकि लोग देखने आए, उसको एंजॉय करने आए, ना कि तकलीफ़ लेने आए। बिल्कुल। और बहुत इम्पॉर्टेंट ये बात है और बहुत इम्पॉर्टेंट ये सवाल हमारे अपने लिए भी है कि क्यों हम गंभीरता नहीं दिखा पा रहे हैं हमारे पर्यावरण के लिए, क्योंकि अब हिमाचल में लगातार जो आपदाएं आ रही है वो कहीं ना कहीं गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही हैं। सर, विषय इतना रोचक है, जब हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है तो और कुछ जानने का दिल करता है, लेकिन हमारे पास समय का थोड़ा सा अभाव है। कार्यक्रम के अंत की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। सर, जाते जाते एक महत्वपूर्ण सुझाव ना केवल तमाम विभागों के लिए, बल्कि जो कार्यप्रणाली है उसके लिए, बल्कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए भी, जो हमारे प्रदेश का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि लोगों से ही पर्यावरण को कहीं ना कहीं संरक्षण किया जा सकता है। अगर लोग कदम से कदम मिलाकर के आगे चलें तो उन लोगों के लिए भी एक संदेश कि किस तरह से छोटे छोटे कदमों से, छोटे छोटे काम करके हिमाचल प्रदेश की जो वन संपदा है उसको बचाया जाए, ताकि जो हिमाचल प्रदेश में हर साल प्राकृतिक आपदाएं आ रही है उनसे हमें ना जूझना पड़े। धन्यवाद। इसके लिए सबसे पहले हमने, जैसे आपने देखा होगा, चैरिटी बिगिन फ्रॉम द होम। जी, अगर हम इस चीज़ को पंचायत लेवल से शुरू करें, स्कूल लेवल से शुरू करें, बच्चों के लेवल से शुरू करें, तो शायद हम इस मुहिम को पार कर सकते हैं। जी, जैसे मान लीजिए आपने देखा हिमाचल में ज्ञान व्यान समिति है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी भी इनका इस पे कार्यक्रम था पिछले कल ही।
बाकी और एजेंसी हैं, न्यूज़ एजेंसीज हैं जैसे अमर उजाला है या बाकी एजेंसी वो भी इस पे काम कर रही हैं। ग्राउंड लेवल अगर काम करना है तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, आप यहाँ बैठ के हम बातें कर सकते हैं, लेकिन हमें वो लोग चाहिए जो ग्राउंड लेवल पे काम करें। तो ग्राउंड लेवल पे काम कौन करता है? ग्राउंड लेवल पे काम वो करेंगे जो वहाँ पे रह रहे हैं, और वो जो रह रहे हैं वो काम इसलिए वहाँ पे करेंगे जब उनको उस चीज़ का अवेयरनेस होगी जी। और अवेयरनेस तब आएगी जब हम लोग उनको बताएंगे या सिस्टम उनको बताएगा कि इस चीज़ के लिए आपका नुकसान है, इसका हमें फ़ायदा है। अगर हम लॉन्ग टर्म, आपने छोटा सा एग्जाम्पल आपको देखा हूँ, हमने स्पीति को भी स्टडी किया है काफ़ी टाइम से, 2018-19 से हम स्पीति एरिया को भी स्टडी कर रहे हैं, ब्रह्मपुत्र को स्टडी कर रहे हैं। हमारा काम क्लाइमेट चेंज पे भी है। तो हमने देखा जो स्पीति का है, आपने देखो पिछले 10 साल से कभी वहाँ पे बरसात नहीं होती थी। जी। क्यों? क्योंकि वो हार्ड एरिया है, ट्राइबल एरिया है। तो अब वहाँ पे बारिशें होने लगी है, पिछले 3 साल से वहाँ फ्लड आने लगे हैं। क्यों? क्लाइमेट चेंज है। क्यों? पब्लिक बहुत ज़्यादा वहाँ पे जा रही है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, उसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चीज़ को हमने देखना होगा कि हमारी लोकल इन्वॉल्वमेंट बड़ी ज़्यादा जरूरी है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बड़ी जरूरी है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके महत्वपूर्ण सुझावों के लिए, और उम्मीद यही है कि हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए ज़रूर आगे आएगी। तो दर्शकों, आपने सुना कि किस तरह से एक छोटा सा पेड़ मिट्टी को पकड़कर बाढ़ को रोक सकता है, हवा के जो वेग है उसको कम कर सकता है। कम शब्दों में हम कहें तो पेड़ हमारे भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं इन प्राकृतिक आपदाओं से। तो आप भी ज़रूर पर्यावरण संरक्षण के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं, और जिस तरह के सुझाव डॉक्टर साहब ने हमारे दर्शकों के साथ साझा किए हैं, मुझे उम्मीद है कि वो बेहद लाभप्रद हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।